वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले समझें कि बुद्धि है क्या। बात हम डेली सामान्य जीवन में हम डेली बात करते हैं, बुद्धि है कि नहीं है। बुद्धि को शार्प करो, इंटेलिजेंस शार्प करो, ये काम करो, वोकेबलरीज पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, तो बुद्धि शार्प होगी। पर आज हम समझेंगे पहले बुद्धि क्या है और क्या क्या करने की क्षमता रखती है। इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके द्वारा हम लर्निंग कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मेंटल एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, फैक्ट्स को जोड़ सकते हैं, लॉजिक्स दे सकते हैं, मीनिंग्स निकाल सकते हैं। यही तो इंटेलिजेंस है ना। तो इंटेलिजेंस क्या हुआ कि एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी है, सीखने की एबिलिटी है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। वेशलर ने बताया था कि बुद्धि एक यूनिवर्सल कैपेसिटी है जिसके सहारे व्यक्ति पर्पसफुल वर्क करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है और एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली एडजस्टमेंट कर पाता है, ठीक है। वेशलर ने क्या बताया कि इंटेलिजेंस क्या है, एक यूनिवर्सल कैपेसिटी है जिसके सहारे व्यक्ति पर्पसफुल थिंकिंग करता है, पर्पसिव थिंकिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली एडजस्ट कर पाता है। पहला क्या हो गया, पर्पसफुल थिंकिंग या एक्टिविटी करेगा, दूसरा लॉजिकल थिंकिंग करेगा, तीसरा इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली एडजस्ट करेगा। ये बताया था हमारे वेशलर जी ने। इसके बाद तो इससे हमारा क्या क्या चीजें निकल के आई। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इनेबल्स वन टू अडॉप्ट, टू शेप और सेलेक्ट्स वन एनवायरमेंट। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम जज कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस है। आगे बढ़ते हैं। पीई वर्णन। पीई वर्णन ने इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया और इसको 3 तरीके से बताया। पहले में उन्होंने बताया, जिसको इन्होंने इंटेलिजेंस ए कहा था, इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी, ठीक है। इसको उन्होंने इंटेलिजेंस, पीई वर्णन ने इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी को इंटेलिजेंस ए कहा था। उन्होंने कहा कि बुद्धि इनहेरिटेड है, वंशानुगत होती है, और इसे हैब ने इंटेलिजेंस ए कहा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, जीनोटाइपिक टाइप भी कहते हैं, जीनोटाइपिक टाइप कहते हैं। सेकंड में उन्होंने जिसको इंटेलिजेंस बी कहा हैब ने, उसमें रखा गया था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। इसमें उन्होंने बताया बुद्धि व्यक्ति के जीन्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का आउटकम होती है, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो पर्सन के जीन्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का परिणाम होती है, तथा जिस लिमिट तक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल ढंग से बिहेव करता है, जिस लिमिट तक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल ढंग से बिहेव करता है, उस लिमिट तक उससे क्या कहेंगे, हम इंटेलेक्चुअल कहेंगे, ठीक है। और इसे कहा गया फिनोटाइपिक टाइप, इंटेलिजेंस भी है। अब इंटेलिजेंस सी किसे कहा गया, इंटेलिजेंस सी एज अ टेस्ट स्कोर। उन्होंने बताया कि जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट मापता है दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस। इसे हैब ने इंटेलिजेंस सी कहा, ठीक है। इंटेलिजेंस ए, इंटेलिजेंस बी, इंटेलिजेंस सी, ये डिवाइडेशन किए गए थे हैब के द्वारा। इंटेलिजेंस ए को जैसे कहा गया था पीई वर्णन के द्वारा, इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी। इंटेलिजेंस बी को कहा गया था इंटेलिजेंस एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, और इंटेलिजेंस सी को कहा गया था इंटेलिजेंस एज अ टेस्ट स्कोर। ऐसे ही हेडिंग्स डालिएगा। इसके बाद थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार की उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस होती है। पहला उन्होंने बताया एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि अमूर्त बुद्धि। जिन व्यक्तियों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है वो वर्बल, मैथमेटिकल, सिंबल्स, ठीक है,
इंडिकेशंस को समझकर उसको अप्रोप्रिएटली क्या कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, मैकेनिकल इंटेलिजेंस यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस। ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें व्यक्ति जो कंक्रीट चीजें होती हैं, अर्थात जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, उनके इंपॉर्टेंस को समझकर अपना कार्य पूरा कर पाता है। फिर है तीसरी, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस के सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ पाता है और वैसे ही उनके साथ व्यवहार कर पाता है। यही व्यक्ति की सोशल इंटेलिजेंस है और इसी से समाज में वो अच्छी प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टीज पाता है। फिर अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की, कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। मनोवैज्ञानिकों ने, जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने व्यक्ति की आयु को दो तरीके से बताया, एक तो मेंटल एज के टर्म में और दूसरा क्रोनोलॉजिकल एज के टर्म में। उन्होंने बताया कि अगर एक बालक को, ठीक है, एक बालक को जन्म लिए हुए 8 वर्ष हो गए हैं, या ये समझ लो एक बालक 8 साल का है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जन्म लिए उसे 8 साल हो गए हैं, तो उसका फिजिकल एज क्या होगा, 8 वर्ष होगा, क्योंकि वो 8 साल का है। तथा 8 वर्ष की आयु में यदि वह 10 साल के बच्चों के लिए बनाए गए टेस्ट, बुद्धि टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट का समाधान कर लेता है, तो इसकी मेंटल एज क्या हो गई, 10। ठीक है, यदि आपकी आयु 15 वर्ष है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों की आयु 15 साल है और आप 20 साल के बच्चों के लिए बनाए गए इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपकी आयु क्या हो जाएगी, आपकी मेंटल एज क्या हो जाएगी, 20 साल। ओके, मेंटल एज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था बिने और साइमन ने। ठीक है, व्यक्ति की मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम, अधिक या बराबर हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम, बराबर या अधिक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप 15 साल के हो और 15 साल के ही क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, या सिर्फ 15 साल के ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो अगर सिर्फ 15 साल के बच्चों के लिए बनाए गए मेन टेस्ट को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपकी आईक्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, मेंटल एज इक्वल हो गई। और अगर 15 साल के बच्चों के लिए बनाए गए इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उससे कम वालों का सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप भले ही 15 साल के हो पर आपकी मेंटल एज हो जाएगी 13, 12 ऐसे। ठीक है, और ज्यादा वालों के लिए सॉल्व कर ले रहे हो 20 साल, तो आपकी मेंटल एज 20 साल हो जाएगी। बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो टेस्ट बनाया गया था वो बिने साइमन ने 1905 में बनाया था, और इस टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ठीक है, फिर इसी में बुद्धि मापने के लिए मेंटल एज की जगह आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा। बुद्धि लब्धि के विषय में स्टर्न द्वारा 1912 में अपना थॉट रखा गया था। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, आईक्यू इक्वल टू MA अपॉन CA इनटू 100। यदि एक बच्चे की मेंटल एज कितनी है, 9 ईयर्स, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 8 ईयर्स, और इंटू 100 अगर हम कर देंगे तो उसकी आईक्यू कितनी निकलेगी, 112। ठीक है, और फिर हम जो भी हमारा एक कैटेगरीज दी होती हैं आईक्यू की, कि अगर 100 से 112 के बीच में जा रही हैं, 80 से 70 के बीच में जा रही हैं, हाई है, लो है, मीडियम है, क्रिएटिव है, क्या है, उसमें से देख के हम उसको बता सकते हैं कि इसका आईक्यू कितना है। इसके बाद हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप लोग को मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाके नहीं बताऊंगी कोई भी चीज़, क्योंकि अभी सिर्फ BA फर्स्ट ईयर है, तो सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो जो इंटेलिजेंस है, उन थ्योरीज को, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज और फैक्टोरियल थ्योरीज। आपके में सिर्फ फैक्टर एनालिसिस थ्योरीज ही हैं। फैक्टर थ्योरीज क्या कहती हैं,
फैक्टर थ्योरीज में ऐसी थ्योरीज को रखा जाता है जिनमें बुद्धि के जो ऑर्गेनाइजेशन है का इंटरप्रिटेशन कुछ स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और सामान्यतः जनरली ये जो फैक्टर्स हैं उन्हें स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड जिसे फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है के बेस पे ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरीज। ये विंडो की वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरीज। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरीज क्या बोलती हैं? स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरीज स्पीयरमैन ने 1904 में प्रपोज की थी और इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि की संरचना है उसमें जनरली दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है जनरल फैक्टर जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम एस फैक्टर कहते हैं। जी फैक्टर का मतलब क्या है? जी फैक्टर है कि प्रत्येक व्यक्ति में मेंटल वर्क करने की एक जनरल कैपेसिटी डिफरेंट क्वांटिटी में होती है। हर व्यक्ति में कोई भी कार्य करने की एक जनरल जो कैपेसिटी होती है डिफरेंट, किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसे स्पीयरमैन ने मेंटल एनर्जी भी बोला। जिस तरह किसी तरह के शिक्षण प्रशिक्षण, किसी भी तरह की ट्रेनिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास एक्सपीरियंसेस का, ट्रेनिंग टीचिंग का, ठीक है। किसी भी इंसान में किसी भी तरह के कार्य को करने की जो जनरल कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट क्वांटिटीज में होती है। दैट इज कॉल्ड द जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं एस फैक्टर की। एस फैक्टर विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। एस माने कि स्पेसिफिक, हर व्यक्ति में कोई भी स्पेसिफिक कार्य करने की अलग अलग तरह की स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है, ठीक है भाई। किसी को आर्ट अच्छी लगती है, किसी को डांस का कार्य करना अच्छा लगता है, किसी को मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग्स या पेंटिंग्स बनानी अच्छी लगती हैं, तो किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है और किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो हर इंसान में जो एस है यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर अलग अलग होता है और कुछ भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति उन्हीं क्षेत्रों में जाके उन्हीं एरियाज को अगर अपनाते हैं तो वो वहां पे प्रसिद्धि हासिल करते हैं और ऐसे लोग इन एरियाज में बहुत अच्छे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक है। जनरल फैक्टर समझ में आया कि किसी कार्य को करने की एक स्पेसिफिक जनरल कैपेसिटी जो सब में होगी, ठीक है। चाय बनाना, खाना बनाना या कोई काम इधर काम करना, कोई सामान उठा के रखना, कहीं से कोई सामान खरीद के लाना, किसी भी कार्य को करने की जो जनरल कैपेसिटी होती है जो हम सब में पाई जाती हैं। स्पेसिफिक जो एबिलिटी है वो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। और जो इंसान में जिस एरिया को लेकर स्पेसिफिक होगी वो उस एरिया में बहुत ही अच्छा चीज करेगा, बहुत ही अच्छे से एक्सपर्टाइज हासिल करा हुआ होता है, बहुत ही स्किल्ड होता है उस एरिया में। बात करते हैं थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। इस थ्योरी को थर्स्टन ने 1938 में प्रपोज किया था और थर्स्टन ने इंटेलिजेंस की व्याख्या जो थी कई फैक्टर्स की बेस पे की। थर्स्टन ने भी फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज किया था। थर्स्टन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने जो स्पीयरमैन ने थ्योरी दी कि सिर्फ इंसान की बुद्धि में, जैसे स्पीयरमैन ने ही बताया ना कि जो इंसान होता है, इंसान की जो बुद्धि होती है वो दो फैक्टर से सिर्फ मिलकर बनी है। जी फैक्टर जनरल वर्क करने की कैपेसिटी, एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक वर्क करने की जो कैपेसिटी, यही दो फैक्टर होते हैं। पर जब थर्स्टन आए तो थर्स्टन ने स्पीयरमैन के व्यू को रिजेक्ट कर दिया और अपना खुद का व्यू दिया। उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो 7 विभिन्न क्षमताओं या 7 विभिन्न फैक्टर से मिलकर बनी है। इसमें इन्होंने जैसे आपके सामने है कि ये 7 फैक्टर कौन कौन से हैं? वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एबिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन यानी कि एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट पैटर्न्स एंड फॉर्म्स, परसेप्चुअल स्पीड, ability to grasp perceptual details quickly and memory, ability to recall information and inductive reasoning, ability to derive general rules। ये
थर्स्टन ने बताया कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं जिससे हमारी इंटेलिजेंस बनी होती है। इसके बाद आते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी कि ट्राई डायमेंशनल थ्योरी दी थी। गिलफोर्ड का भाई पहले स्पीयरमैन आए, फिर थॉर्नडाइक आए और फिर गिलफोर्ड आए। गिलफोर्ड ने 1967 में अपनी थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी को 3 डायमेंशनल या ट्राई डायमेंशनल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी कहा गया। इन्होंने 3 डायमेंशन के आधार पर अब इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। अब 3 डायमेंशन कौन से हैं, जैसे आप लोग को ये देखिए जहां जहां मेरा एरो जा रहा है, ऑपरेशन फर्स्ट, देन ये प्रोडक्ट एंड देन तीसरा ये कंटेंट। ठीक है, ये 3 डायमेंशन हैं। इन्होंने बताया था कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली मेंटल प्रोसेस के नेचर से। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन होता है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला क्या है देखो इसमें, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी, रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कॉग्निशन। ठीक है, ये इतने सारे होंगे इसमें। ठीक है, कुछ आपको एरोस की वजह से नहीं दिखाई दे रहे हो, विंडोज की वजह से। इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कॉग्निशन। फिर उन्होंने बात की कंटेंट की, कि कंटेंट का अर्थ उस एरिया से होता है जिसके आइटम्स और इंफॉर्मेशन के बेस पे ऑपरेशंस कंप्लीट किया जाता है। और ये जो है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में भी पढ़ते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पे कंटेंट दिया है फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। इसको हम विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल भी कह सकते हैं। उसी तरीके से जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक टाइप की के कंटेंट से हम अपने ऑपरेशंस के आउटकम को प्राप्त कर पाते हैं। अब ये क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो 6 × 5 × 6 = 180 फैक्टर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। देन बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस की, कि बुद्धि का जो स्वरूप है, बुद्धि का जो नेचर है, उसको कई तरह के फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, या ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स में बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। और डिफरेंट जो हमारे स्टडीज हुई हैं उससे पता चला है कि ह्यूमन की जो हेरिडिटी होती है वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने में मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यदि किसी भी इंसान की हेरिडिटी अच्छी ना हो और उसकी प्रोग्रेस में या उसकी ग्रोथ में बाधा पहुंचाती हो तो उससे क्या होगा, ऐसे लोग औसत एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं। और इस पे जब स्टडीज की गई सिंगल बच्चों पे और ट्विंस बच्चों पे, तो पाया गया कि ऐसे बच्चों की जो बुद्धि होती है वो भी काफी लो एवरेज होती है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि औसत रूप से एकाकी जुड़वा बच्चों की जो बुद्धि में काफी समानता होती है। ठीक है, एकाकी जुड़वा बच्चों की बुद्धि में काफी सिमिलैरिटी होती है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस बच्चों की बुद्धि में इतनी सिमिलैरिटी नहीं होती। ठीक है, हेरिडिटी की बात करें, अब इससे हेरिडिटी की बात करो कि जो हेरिडिटी है वो भी काफी इन्फ्लुएंस करती है। अगर किसी की हेरिडिटी अच्छी नहीं है तो और उसकी प्रोग्रेस में क्या कर रही है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, तो क्या हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने बताया अपनी स्टडीज के बेस पे कि उन्होंने पाया कि जो सिंगल ट्विंस चाइल्ड होते हैं उनमें काफी सिमिलरिटी होती है इन कंपैरिजन टू फ्रेटर्नल ट्विंस के। बच्चों की बुद्धि निर्धारण करने में उससे उनको जो प्राप्त जीन्स हैं वो भी मेन रोल प्ले करते हैं।
लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर ही क्या करेंगे, बुद्धि का निर्धारण नहीं करेंगे। इस पे हमारी सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल फैक्टर का भी असर पड़ता है। अगर एक बच्चे को जन्म से ही चाहे कितनी भी अच्छी बुद्धि नाम क्यों ना मिली हो, लेकिन उसको एक खराब एनवायरनमेंट मिल जाए तो क्या होगा, उसकी बुद्धि उतनी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगी, ठीक है। और उसकी बुद्धि भी भाई शार्प नहीं हो पाएगी, उसको इतनी अच्छी एनवायरनमेंट नहीं मिला, स्किल्स नहीं मिली, तो वो भी वही की वही अटक के रह जाएगी, एक एवरेज बुद्धि रहेगी। एक अच्छे स्वस्थ माहौल के परिवार में पलने वाले बच्चे की बुद्धि सामान्यतः अधिक विकसित हो पाती है, जैसा कि आप अपने लोगों पे भी देख सकते हो। इसी प्रकार सांस्कृतिक जो कल्चरल फैक्टर हैं वो भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। देखने में आया है कि शहरी क्षेत्रों के जो लड़के हैं वो रूरल एरिया के बच्चों से ज्यादा अच्छे अंक लाते हैं। ऐसा क्यों होता है, गांव जो रूरल एरियाज है वहां से कुछ ही बच्चे क्यों निकलते हैं अच्छे, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो जो सिटी के बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे नंबर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा एनवायरनमेंट मिला होता है, वैसा कल्चर मिला होता है, वैसी अपॉर्चुनिटीज मिली होती हैं, ठीक है। और तो ये जो चीजें हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों ही क्या कर रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं किसको डिफाइन करने का, इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का। तो आपको हमने शुरुआत से क्या क्या चीजें बताई कि इंटेलिजेंस पहले तो क्या है, आपको पहले ये बात बतानी है कि इंटेलिजेंस क्या है, फिर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देनी है, फिर पीई वर्णन ने जो 3 कॉन्सेप्ट के थ्रू इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है वो बता देना है, फिर थॉर्नडाइक की 3 टाइप बताने हैं, देन कॉन्सेप्ट बताना है आईक्यू का, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को बताते हुए, देन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बतानी है, इसमें आपको स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, गिलफोर्ड मल्टी फैक्टर और ट्राई डायमेंशनल थ्योरी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस बतानी है, जिसमें आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बताना है। ओके बच्चों, अगर कोई भी फिर से कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछ लेना, क्योंकि ये तो मैं मानती हूँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीजें रह जाती हैं और वो आप क्लास में क्लियर कर सकते हो मुझसे। ओके बच्चों, थैंक यू।